दोस्तों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल एक बात कही में आपका स्वागत है। मैं राजेश चतुर्वेदी हाजिर हूँ आपके सामने। आज हम बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी की। दोस्तों, कर्नाटक में चुनाव चल रहा है और कर्नाटक से जो हवा चली है वो छत्तीसगढ़ होते हुए मध्य प्रदेश आ रही है और बड़ी दस्तक के साथ आ रही है। सबसे पहले छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ अगर मध्य प्रदेश से अलग ना हुआ होता 2000 में, मान 22-23 साल हो गए, तो मध्य प्रदेश की ही बात करते हैं हम सिर्फ। लेकिन अब चूंकि छत्तीसगढ़ अलग राज्य है तो शुरुआत वहाँ से करते हैं। छत्तीसगढ़ के माने वरिष्ठतम आदिवासी नेता नंद कुमार साय, भाजपा का अपना करीब समझिए आप कि 50 साल का होगा साथ, जनसंघ के ज़माने से वो छोड़ के, बड़े भारी दुखी मन से छोड़ के कांग्रेस का दामन पकड़ लिया उन्होंने। माने ये जो खबर है, इस खबर को मेरा ऐसा मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चौंकाया होगा। लेकिन पार्टी अपने सबसे पुराने, सहज, सरल और विद्वान, माने संस्कृत के बहुत प्रकांड विद्वान हैं, रामचरितमानस की एक एक चौपाई कंठस्थ है नंद कुमार साय को। वो अविभाजित मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे, 3 बार लोकसभा गए, 2 बार राज्यसभा में भेजे गए पार्टी द्वारा, 3 बार विधायक भी रहे। आप सोचिए, इतना सीनियर लीडर आदिवासियों का। तो उनकी जब भाजपा से ये जो उनका मन उचट गया, ताज्जुब इस बात का है कि इसकी खबर लगी नहीं, और लगी तो उनको मनाया नहीं गया। उनके स्वाभिमान की और आत्मसम्मान की चर्चा नहीं हुई। माने उन्होंने बीजेपी छोड़ते समय ये कहा कि भाई मैं साल भर से, 1.5 साल से प्रयासरत था कि मेरी बात सुन ली जाए, कम से कम मेरे जो मन की पीड़ा है वो मैं व्यक्त कर सकूं। तो दिल्ली से वो संपर्क में थे, उनसे हर बार ये कहा गया कि भाई अभी आप इंतज़ार करिए, मिलते हैं, बैठते हैं। लेकिन वो अवसर आया ही नहीं। तो खैर उन्होंने अल्टीमेटली पार्टी छोड़ दी। तो इस खबर को, जैसा मैंने अभी कहा कि इस खबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चौंकाया होगा इस खबर ने। वो क्यों चौंकाया होगा कि जब 2000 में मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तो 90 सीटों की विधानसभा एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो गई और वहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने अजीत जोगी, कांग्रेस की सरकार बनी। और सवाल आया नेता प्रतिपक्ष का, तो भाजपा विधायक दल का नेता चुना जाना था। रायपुर में इलेक्शन था। नंद कुमार साय तत्कालीन बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे, मध्य प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे, सांसद रहे। अर्जुन सिंह के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, लखीराम अग्रवाल उनके कैंडिडेट थे नंद कुमार साय। उस जमाने कहा भी जाता था कि नंद कुमार साय लखीराम की गाय। तो खैर नरेंद्र मोदी उस इलेक्शन के लिए केंद्र के पर्यवेक्षक बन के रायपुर गए थे और ऐसा ज़बरदस्त हंगामा हुआ था साहब कि पार्टी दफ्तर पे जम के पत्थर चले थे, कांच टूटे थे, एक कार में आग लगा दी गई थी और मोदी जी समेत कुछ लोगों को मतलब पलंग अलंग के नीचे कमरे में दुबक कर अपनी जान बचानी पड़ी थी। ये आलम हुआ था वहाँ का दृश्य। उस ज़माने में जो मीडिया में खबरें आई थी वो बड़ी भयावह थी मतलब। तो नंद कुमार साय, लेकिन मोदी जी ने उनको निर्वाचित घोषित कर दिया था। अब नंद कुमार साय नेता प्रतिपक्ष बन गए। उसके बाद 2003 का विधानसभा चुनाव आया तो उनकी जो विधानसभा सीट थी, जो पहले विधायक रहे, वो थी तपकरा। सरगुजा संभाग की सीट है, सरगुजा संभाग उनका अपना घर है। तपकरा से लड़ने वाले नंद कुमार साय को अजीत जोगी के खिलाफ मरवाही से मैदान में उतार दिया गया। आप समझिए, वो लड़े चुनाव और 54,000 से ज़्यादा वोटों से हार गए। इसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़े और 2004 में वो लोकसभा के एमपी भी हो गए। अब जोगी की सरकार के टाइम क्या हुआ कि जो 2000 से 2003 का वक्त था उसमें एक एजिटेशन हुआ, आंदोलन हुआ। पुलिस ने ज़बरदस्त लाठीचार्ज कर दिया बीजेपी वर्कर्स पर। नंद कुमार साय लीड कर रहे थे। रायपुर के एसपी होते थे मुकेश गुप्ता, आईपीएस।
उनका एक पैर टूट गया, हड्डी टूट गई, 30 जगह फ्रैक्चर हुए नंद कुमार साय के पैर में। व्हील चेयर पे वो आते जाते थे, दौरे उन्होंने व्हील चेयर पे किए। तो वो जो 3 साल के दौरान जो भी उन्होंने संघर्ष किया नंद कुमार साय ने, 2003 में बीजेपी की सरकार बन गई, रमन सिंह मुख्यमंत्री बन गए। तो नंद कुमार साय को ऐसा लगा कि भाई ये जो हमारे साथ जो लाठीचार्ज हुआ था और मेरे को इतनी बड़ी चोट लग गई, तो वो जो अफसर है संबंधित, उसको मतलब ये एहसास होना चाहिए कि गलत किया गया था। मगर 15 साल की भाजपा सरकार में वो जो अफसर थे उनका कुछ नहीं हुआ और नंद कुमार साय की जो भावनाएं थी वो अपनी जगह बनी रहीं। ये सारी चीज़ें जो है, ऐसे तमाम चीज़ें हैं जो नंद कुमार साय अपने अंदर रखते रहे और अल्टीमेटली उन्होंने बीजेपी से नमस्ते कर ली। जबकि पूरा बैकग्राउंड आरएसएस का है। माने दिलीप सिंह जूदेव के साथ जो घर वापसी अभियान वाला कार्यक्रम चला था, जो ईसाइयों को वापस लाने का, उसमें नंद कुमार साय ने बड़ी भूमिका अदा की थी। तो वो चले गए। अब बीजेपी में बड़ी हलचल मची हुई है, क्योंकि उनके पास जो, ठीक है भाई, नंद कुमार साय 77 साल उम्र है उनकी, और एक वर्ग बीजेपी का ये कह रहा है कि भाई उनको उस पार्टी ने सब दिया, उनको क्या नहीं दिया, सब कुछ मिला, और अब वो चले गए हैं। तो अब उनका कोई खास जो है वो बचा नहीं है, माने प्रभाव आदिवासियों के बीच। लेकिन जिस व्यक्ति ने नमक छोड़ दिया हो 53 साल पहले, माने सिर्फ इस बात पे कि भाई आदिवासी समाज जो शराब का आदी है वो शराब त्याग दे, तो जब उनसे ही कहा गया कि आप भोजन में से नमक गायब कर सकते हैं क्या, तो उन्होंने सौगंध उठा ली थी, नमक छोड़ दिया था। तो बीजेपी में दिक्कत है और बीजेपी में ये इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है कि भाई जो है हमारी कोई सुनवाई नहीं है। और उन्होंने, नंद कुमार साय ने ये खुल के कहा कि मैं दिल्ली से समय मांगता रहा, मुझे समय मिला नहीं, और जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो मुझे मजबूरी में ये कदम उठाना पड़ा। इसका लेकिन एक असर ये भी हुआ है, जो कहा जा रहा है कि भाई सरगुजा से आते हैं नंद कुमार साय, और कांग्रेस के ही जो नेता हैं, और अभी इस समय भूपेश बघेल कैबिनेट में मंत्री हैं, टीएस बावा, उनके लिए भी नंद कुमार साय का कांग्रेस में शामिल होना थोड़ा सा माने दिक्कत का कारण बन सकता है। और जब ये साय कांग्रेस में शामिल हो रहे थे, तब वो जो फ़ोटो जो आया है मीडिया में, जो फ़ोटो आया, उस फ़ोटो फ्रेम में टीएस बावा दिखाई नहीं दे रहे हैं। वो पता नहीं वहाँ उपस्थित थे कि नहीं थे, लेकिन वो फ़ोटो में नहीं दिख रहे हैं। उनको बुलाया गया था या नहीं बुलाया गया था, और बुलाया गया था तो वो आए नहीं, ये सारे सवाल हैं। मतलब इस बीच उन्होंने जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है ललन टॉप, उसको पिछले दिनों जो एक इंटरव्यू दिया है, उसमें ये कहा है कि करीब, मैंने कंट्रास्ट देखिए आपके, उधर नंद कुमार साय बोल रहे हैं कि 1.5 साल से मैं पार्टी हाईकमान से समय मांग रहा था, तो इधर टीएस सिंहदेव ने, जो माने भूपेश बघेल के लिए दिक्कत का कारण रहे हैं, उन्होंने भी ये इसमें रिवील किया है, बताया है कि भाई मेरी राहुल गांधी से दिसंबर 2021 से, माने 1.25 साल हो रहा है, 1.25 साल हो रहा है, से उनकी मुलाकात नहीं हुई है। और उन्होंने समय मांगा है कई बार, हालांकि व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज वगैरह हुए हैं, लेकिन मुलाकात नहीं हुई है। तो खैर, दोनों नेता, देखिए आप, ये इत्तेफाक है या क्या है कि सरगुजा संभाग के ही हैं, एक ही इलाके के हैं, और दोनों ये कह रहे हैं कि साहब हमको केंद्रीय नेतृत्व से हमारी मुलाकात नहीं हुई है 1.25 साल से। अब देखना है कि ये जो नंद कुमार साय की बीजेपी से जो माने उन्होंने मुक्ति पाई है और कांग्रेस का दामन पकड़ा है, वो आने वाले चुनाव में कितना असर डालता है। क्योंकि हमने देखा कि कर्नाटक के इलेक्शन अभी चल रहा है, कर्नाटक में पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर सहित करीब आधा दर्जन से बड़े नेता कांग्रेस में या दूसरी पार्टी में चले गए हैं। अब छत्तीसगढ़ में भी एक ये झटका लगा है बीजेपी को। मध्य प्रदेश में भी इस बीच खबर ये है कि मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी, जो पिछली सरकार में मंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के मंत्रिमंडल में, माने जो 2013 से और 18 के बीच जो सरकार थी उसमें वो मंत्री रहे, 2018 का चुनाव हार गए थे, और वो जिससे हारे थे कांग्रेस कैंडिडेट से, वो फिर
कांग्रेस के चौधरी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए, तो फिर बाई इलेक्शन हुआ, उसमें तो जाहिर है चौधरी को ही टिकट दिया बीजेपी ने, और कैलाश जोशी जो दीपक जोशी हैं वो घर पे ही हैं जब से। तो उनकी भी ये खबर आई है कि भाई वो आने वाले हफ्ते में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी का जो यहाँ का स्टेट का मध्य प्रदेश का नेतृत्व है वो लगा हुआ है कि भाई किसी भी सूरत में दीपक जोशी को मना लिया जाए। अब देखते हैं कि क्या होता है। उधर इंदौर मालवा रीजन में भी जो एक पूर्व विधायक हैं और अपेक्स बैंक के मध्य प्रदेश अपेक्स बैंक के अध्यक्ष रहे भंवर सिंह शेखावत, उन्होंने भी माने बागी तेवर अपनाए हुए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि भाई पार्टी को ऊपर दिल्ली में 2 लोगों ने हाईजैक कर रखा है और यहाँ मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान और जो पार्टी के अध्यक्ष हैं वीडी शर्मा, उन्होंने हाईजैक कर रखा है। कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। शेखावत की भी ये जो तकलीफ़ है वो इसलिए है क्योंकि जो धार ज़िले की बदनावर सीट है वहाँ से वो चुनाव लड़ते रहे हैं। वो इंदौर से भी लड़े हैं, लेकिन हाल के कुछ चुनाव जो है उन्होंने बदनावर से लड़े। अब बदनावर में वो जो अभी मंत्री हैं दत्ती गांव, वो सिंधिया के व्यक्ति हैं, सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गए। तो शेखावत के सामने भी वही संकट है जो दीपक जोशी के सामने है। तो ये सब चल रहा है, माने अब चीज़ें खुल रही हैं एकदम। इंदौर के ही एक वरिष्ठ लीडर हैं सत्यनारायण सत्तन, जो कवि हैं हृदय से और साफ साफ बोलने के लिए जाने जाते हैं, कभी मतलब संकोच नहीं करते, जो सच है उसको बोलते हैं। उनका एक ऑडियो जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। 6 PM अखबार है, उसके नुमाइंदे ने उनसे बात की, वो आप ये ऑडियो सुनिएगा। उस ऑडियो में उन्होंने ये कहा है कि वो जो 2 लोग जो बैठे हैं ऊपर दिल्ली में, वो अप्रशिक्षित लोगों को दबाने में कामयाब हो रहे हैं, और यहाँ जो अप्रशिक्षित लोग बैठे हैं वो प्रशिक्षित और अनुभवी लोगों को दरकिनार कर रहे हैं, उनका अनादर कर रहे हैं। माने जो अनुभवहीन लोग हैं, सत्यनारायण सत्तन का ऐसा कहना है, वो अनुभवहीन लोग अनुभवी लोगों को जो है अनादर कर रहे हैं, उनका अपमान कर रहे हैं। और पिछले दिनों यहाँ मध्य प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की कार्य समिति है उसमें ये चीज़ देखने को भी मिली। उस बैठक में अटल बिहारी वाजपेयी जी के भांजे पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा, रघुनंदन शर्मा, पूर्व स्पीकर मध्य प्रदेश के सीताचरण शर्मा, इस कैलिबर के लोग जब बैठक में पहुँचे तो उनको कोई पहचानने वाला नहीं था। ये खबरें बाहर आई हैं। तो वो अंतिम पंक्ति में जाके बैठ गए और कुछ देर बैठने के बाद वो अपनी अपनी जगह चले गए। तो खैर स्थिति बड़ी वैसी है, और ये जो एक परसेप्शन और नैरेटिव एक बन रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी में माने खासकर कर्नाटक के बाद अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। चूँकि इन दोनों राज्यों की खबरें आई हैं तो इसलिए आपके सामने रख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो 30 साल पुराना, 20 साल पुराना, 25 साल पुराना, 40 साल पुराना जो काडर है, कार्यकर्ता है, नेता है, वो थोड़ा सफोकेशन महसूस कर रहा है। उसको ही लग रहा है कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही है, माने उनको पूछा नहीं जा रहा है, उनसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया जा रहा है। खासकर जब से मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया की एंट्री हुई है भारतीय जनता पार्टी में, तब से आप ये देखिए कि जो 22 सीटों पे बाई इलेक्शन हुआ, जो सिंधिया के साथ विधायक छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में आए थे, वो उन सारी सीटों पे तो संकट है ही। तो वहाँ के जो बीजेपी का जो कार्यकर्ता है, नेता है, या जो उम्मीदवार रहे, वो उनके सामने बड़ा संकट है, बड़ी चुनौती है। अब बीजेपी की जो लीडरशिप है वो कैसे इससे निपटती है, क्योंकि हर जगह ये एक धारणा है कि भाई इलेक्शन तो दिल्ली को लड़ना है, माने वहाँ से जो होगा वो होगा। तो इसकी ये अब पता नहीं कितना सच है, मगर इसकी आड़ में भी कई काम हो रहे हैं। माने कई लोगों की आवाज़ इसलिए शायद नहीं सुनी जा रही है क्योंकि वो यहाँ के जो लोग हैं, स्टेट्स के जो लोग हैं, वही कहते हैं कि भाई जो कुछ करेगा वो दिल्ली करेगा। तो ये सब चल रहा है। माने कुल मिला के ये है कि हवन होता है ना, हवन में आहुतियाँ दी जाती हैं और आहुतियों के बाद धुआं भी उड़ता है। धुआं उड़ता है तो उसमें कई लोगों का है धुआं का हवन का, मगर वो धुआं कई लोगों को तकलीफ़ देता है, सफोकेशन करता है।
तो वही हाल है इस समय भारतीय जनता पार्टी का। माने हवन का धुआं हो रहा है और कई लोगों को उसमें तकलीफ़ हो रही है, जो कि शायद लाजमी है, मगर उनको भी ये शायद समझना चाहिए कि हो सकता है कि हवन की जो लकड़ी है वो गीली हो, सूखी ना हो। आने वाला जो टाइम है वो इलेक्शन का टाइम है, उसमें सारी चीज़ें पता लगेंगी। मगर हलचल इन दोनों राज्यों में शुरू हो गई है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। जो आपको बताया, जो आपके सामने रखा, वो आपको पसंद आया कि नहीं आया, कमेंट करके ज़रूर बताएं।